देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मैं हूं विक्रांत। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और सभी शिक्षण संस्थान को जो है 18 मार्च तक जो है 18 अप्रैल तक जो है बंद करके रख दिए हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था में काफी गिरावटें आई है। शिक्षा व्यवस्था एकदम ठप हो गई है। उस शिक्षकों की बात करें या छात्र छात्राओं की, उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए हैं कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के फाउंडर मेंबर रणधीर कुमार उर्फ गांधी जी। तो रणधीर कुमार जी से हम जानेंगे कि इस कोरोना काल में जो कोचिंग संस्थान की स्थिति हो रखी है, उस पर इनके एसोसिएशन के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। तो रणधीर जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। जी धन्यवाद विक्रांत जी। रणधीर हमारे जी, 18 संस्थान को जी बोलिए। 18 अप्रैल तक फिर से संस्थान जो है बंद है और इसके कारण काफी कोचिंग क्लासेज वगैरह को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके रोजगार, एक तरह का रोजी रोटी चलती थी संस्थानों से, और साथ ही विद्यार्थियों को भी काफी कुछ झेलना पड़ रहा है उनके एजुकेशन सिस्टम को। सवाल सिर्फ रोजी रोटी का नहीं है विक्रांत, सवाल बच्चों के भविष्य का है। भविष्य का। जो बच्चे अभी बोर्ड इम्तिहान दे कर करके जीवन की पहली लड़ाई लड़ करके आए हैं और उनके सामने अंधेरा दिख रहा है। उनके सामने दिख नहीं जी रहा जी कि वो अपने जीवन की नैया की जो शुरुआत है वो कैसे चलाएंगे। हम लोग के जी जी कैरियर पर जहां सवाल है वो तो पिछले 15 महीनों से हम झेल ही रहे हैं, लेकिन जी जी बच्चे जो नौनिहाल हैं, जिनकी लाइफ की शुरुआत है, उनके लिए सरकार इतने नीरस भाव से सोच रही है। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना प्रभावी रूप में उसका रोकथाम के लिए काम नहीं हो, लेकिन जिस प्रकार हर चीज एक सीमित दायरे में एक स्टैंडर्ड जी जी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत खोली गई है, एक मानक प्रक्रिया के तहत संचालित करने के लिए कहा गया है, उसी मानक के तहत शिक्षण संस्थानों को भी आदेश देना चाहिए कि आप इस मापदंड पे अपना काम करें। ऐसा नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल। एकदम हुक एंड क्रुक को बंद कर दीजिए, ये कहीं से भी टॉलरेबल नहीं है। बच्चों के दृष्टिकोण से सिर्फ हमारे कैरियर की बात नहीं है, शिक्षण समुदाय कैरियर की बात नहीं है, बच्चों के भविष्य का बात। जी 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 जी। सर, लेकिन जहां सबसे ज्यादा कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा सकता है, क्योंकि यह पढ़ा लिखा वर्ग है, उसे ही बंद कर दिया गया, जिसे हम कोचिंग संस्थान कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं वही क्योंकि तो कह ज्यादा रहा हूं। कोरोना गाइडलाइंस, मेरा भी मानना है कि ज्यादा कोरोना गाइडलाइंस एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेटेड है, जहाँ ज्ञान दिए जाते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा इसका पालन हो सकता है। वही तो कह रहा हूं कि यहाँ जो भी मानक तय किए जाएंगे उस मानक पे शिक्षक समुदाय और शिक्षण संस्थान चलाने वाले लोग और बच्चे वो पूरी जी जी करेंगे उस मापदंड को, एकदम नहीं। अब सवाल है कि हम मार्केट के लोग नहीं हैं, मार्केट के भेड़ जी चाल जी। वाले लोग नहीं हैं कि जैसे तैसे या ट्रेन पे चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। पढ़ने बुलाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्लास में वो आते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्लास में जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्लास में बैठते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, प्रॉपर मास्क के अंदर होता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा था। सरकार ने जब पहली बार हम लोग को पहले कोरोना काल खंड के बाद जो बहुत संघर्ष करने, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने बहुत संघर्ष कर करके इससे मुक्ति दिलाई थी, इस अंधकार में सिचुएशन से, लेकिन पुनः सरकार का फरमान जारी हो गया कि आप पूरी तरह फिर बंद कर दीजिए। जबकि जब शुरुआत जी हुई जी थी तो जी हम जी। लोगों ने पूरे गाइडलाइंस का पालन किया। और सर एक चीज और, पूरे सरकार अगर सर्वे कराना चाहती करा ले, पूरे कोचिंग समुदाय के साथ एक भी बच्चा अगर इन्फेक्टेड कहीं प्राप्त हुआ हो इस पूरे कालखंड में कि आपको शुरुआत किया गया और आपके यहां से इतना बच्चा निकल गया, एक भी केस, सिंगल केस भी नहीं आया था। और फिर भी वही पुराने रवैया, ये तो बिल्कुल मैंने जी जी। बिल्कुल गलत समझ से है। परे है। जी जी। सरकार सर में इतने पटना पढ़े को, लिखे लोग हैं। सर जी हाँ। राजधानी पटना जो कि कोचिंग का हब है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं सर, आज इनकी क्या स्थिति है? राजधानी ही नहीं, पूरे बिहार के कोचिंग जगत के जो लोग हैं और इनसे जुड़े हुए, सवाल सिर्फ शिक्षकों का नहीं है। एक कोचिंग इंडस्ट्री से शिक्षक ही सिर्फ रोजगार नहीं पाते हैं, उनके जी जी साथ जी जी। फोटोकॉपी वाले, उनके अगल बगल किराना दुकान वाले, मेस वाले, हॉस्टल वाले,
सब कुछ। आज अभी सेशन स्टार्ट हुआ था, बच्चे का रिजल्ट आया था, सभी बच्चे पटना की ओर आते, पटना का बाजार रौनक में रहता, सबकी आजीविका चलती, सबका जीविकोपार्जन होता, एक से सब सधता। लेकिन यहाँ ऐसे सिस्टम को बंद कर दिया गया। हमारा सेक्टर इतना बड़ा रोजगार का सेक्टर है, इसको ऐसा बंद किया कि सर लोग सब, आप किसी से, आप सिर्फ कोचिंग जगत की बात छोड़िए, आप तो पत्रकार हैं, इंटरव्यूअर हैं, आप जहां भी जिस सेक्टर में जाएंगे हर लोग इस बात को मानेंगे कि कोचिंग बंद रहने से बाजार की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह चौपट हो गई। आज सर 18 अप्रैल तक तो संस्थानें बंद है सर, लेकिन बिहार सरकार के आदेशानुसार। लेकिन ये बताइए सर, अगर 18 के बाद भी संस्थान फिर से बंद होती है तो इस पर आपके एसोसिएशन के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? अभी जो है जो परेशानी झेल रहे हैं शिक्षक, जी, जो परेशानी शिक्षक झेल रहे हैं सर, अभी तो आपके एसोसिएशन के द्वारा क्या क्या लाभ दिया जा रहा है? बोलिए सर। अभी हम लोग 11 अप्रैल को अपने शिक्षक साथियों के साथ बैठक किए थे और उसमें 6 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया था कि अगर सरकार 18 तारीख के बाद कंटिन्यू करती है लॉकडाउन को शिक्षण संस्थानों के ऊपर, तो हम लोग 6 सूत्री कार्यक्रम के साथ उतरेंगे और सरकार के खिलाफ उतरेंगे। लेकिन उसमें एक पॉइंट, यानी पहला पॉइंट ही क्लियर है कि हम किसी भी स्वरूप में अहिंसात्मक कार्यक्रम नहीं चलाएंगे। हम जो भी चलाएंगे वो हिंसात्मक नहीं चलाएंगे, हम जो भी चलाएंगे वो अहिंसात्मक चलाएंगे। हमारा संघर्ष अहिंसात्मक होगा। उसमें हमने 6 सूत्री प्रोग्राम बनाया है कि हम पहले अधिकारियों से, जो पहले भी मिलते रहे हैं, अधिकारियों से मिलजुल कर करके, वार्ता कर करके एक मानक तय करने के लिए आग्रह करेंगे कि आप एक स्टैंडर्ड मानक तय कर दीजिए, हम लोग उस पर चलेंगे। आपको जितना भी नियम बनाने हैं बनाइए, लेकिन हमको ओपन कीजिए। हम मेल करेंगे, मेल शुरू हो गया है जाना, मेल करेंगे प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक। जी हाँ, हम चाहेंगे सर, जो आपने जो 6 सूत्र तैयार किए हैं सर, वो सूत्री मांग को जो है आप दर्शकों के बीच रखें, ताकि हमारे दर्शक भी जाने, हमारे दर्शक में कई शिक्षक भी वो भी जाने। जी, 6 सूत्री कार्यक्रम में सर हमारा है। पहला तो है कि हम सरकार के अधिकारियों और सरकारी विभाग के पदाधिकारियों के माध्यम से वार्ता कर करके, ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करने का प्रयास करेंगे कि हमारी स्थिति पुनः उसी रूप में आप मत लाइए, हमें जिस प्रकार आपने एसओपी लगाकर खोलने का दिया था उसको दीजिए। फिर हम मेल स्ट्राइक के थ्रू, यानी कि एक साथ शिक्षकों के माध्यम से और अपने बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे भी उतने ही पीड़ित हैं जितने हम पीड़ित हैं, और बच्चों के गार्जियन के माध्यम से, सभी के माध्यम से सरकार के अधिकारियों को और सरकार को, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो भी ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज संस्थाएं हैं, उनको हम मेल के माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं, मेल स्ट्राइक के रूप में। फिर आप लोग जैसे माध्यम से, डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से, और सारी चीजों को मानने के बाद भी अगर हमें लगेगा कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा जो अंतिम अस्त्र होगा, सब सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में हम भूख हड़ताल करेंगे। फिर भी नहीं मानेगी तो हम आमरण अनशन पर अपने साथियों के साथ बैठेंगे और हमारी या तो लाश उठेगी वहां से या हमारे संस्थान खुलेंगे। अभी क्या लगता है सर, अभी मतलब क्या लगता है सर, मतलब शिक्षक जो है किस स्थिति से गुजर रहे होंगे? मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि जो समाज का अगुआ वर्ग है आज अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य, बच्चों मतलब जो हम जिनको पढ़ाते लिखाते हैं, दोनों को भविष्य को लेकर इतनी चिंता है, इतनी व्यग्रता है कि मानसिक दिवालियापन की स्थिति हो गई है। जबकि ये कहना बड़ा खराब लगता है, शिक्षक ही क्यों मानसिक दिवालियापन हो जाएगा, लेकिन जो हालत सरकार ने कर दी है पिछले 15-16 महीने में, वो छिपा हुआ नहीं है। कोई भी वर्ग इतने लगातार हमले से कैसे बच सकता है? जी। तो क्या सर 18 के बाद मतलब संस्थानें खुलेंगी? हमारे संगठन का, हमारे साथियों का पूरा आग्रह है कि सरकार, उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, समझेगी। सरकार भी कहीं बाहर से तो आती नहीं है, सरकार हम ही और आपकी चुनी हुई सरकार है। अधिकारी जो पढ़े लिखे अधिकारी, आईएएस होता है, आईपीएस होते हैं, उनके बात में ये सवाल, उनके जेहन में सवाल तो होगा ना
उनके जो बच्चे हैं, ठीक है वो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे के पास साधन उपलब्ध है। और देखिए एक फंडा क्या है, सरकार अक्सर एक लाइन में कह देती है भाई ऑनलाइन चलाइए। मैं पहले भी एक बार अपने ये बताया हूं, साथ किसी आप ही के जैसे साथी ने पूछा था कैसा, तो मैंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने चुनावी चंदे, चुनावी खर्चे के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों पर आश्रित हो गई है कि भाई ऑनलाइन कंपनी इतना पैसा दे रही है तो इसको ऑनलाइन को बढ़ावा दो और ऑफलाइन को इसका बाजार खत्म करो। तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है भाई आप ऑनलाइन किसको देंगे? क्या भारत और बिहार शहरों का प्रदेश है? शहरी आबादी कितनी है यहाँ बिहार में? मैक्सिमम लोग गांव से आते हैं, गांव में रहते हैं। वहां नेटवर्क का साधन भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, न इक्विपमेंट्स हैं किसी प्रकार के, वो कैसे चलेगा? ये बिल्कुल मजाक है, भद्दा मजाक है। इसी प्रकार पहले लॉकडाउन में कहा गया था कि स्वयं प्रभा चलन के माध्यम से सब बच्चों को पढ़ा दिया जाए। बिहार सरकार का तो दावा है कि हर गली हर गांव विकसित हो गई है, सब कुछ है। बिहार सरकार का जो शिक्षण व्यवस्था है ऑनलाइन का, जिन्होंने प्रयास किया था पिछले लॉकडाउन में कि शिक्षकों के साथ रिकॉर्डिंग करके पूरा बनाएंगे और बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, आप समझ लीजिए कि अभी क्वारंटाइन सेंटर का खेल शुरू हो गया पुनः बिहार सरकार का क्वारंटाइन सेंटर का खेल शुरू। इसलिए पहले स्कूल को बंद कर दो, कॉलेज को बंद कर दो, ताकि उसमें क्वारंटाइन सेंटर खोलो और पैसे का खेल शुरू करो। क्योंकि वहां तो फिर मामला बनेगा ना, कितना क्वारंटाइन सेंटर हुआ, इतना खर्च हुआ, लेन देन शुरू। ऑनलाइन क्लासेस से सर कितना लाभ है विद्यार्थियों को? 99% लाभ नहीं है, 99% लाभ नहीं। आप पुराना डाटा उठा के देख लीजिए, एक से एक सर्वे उस पर आया है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को कितना फायदा हुआ था, कितना नुकसान हुआ था। उससे जहां तक समस्या बढ़ रही है, घटेगी नहीं। वो एक टेम्पररी विकल्प है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप कुछ भी चला सकते हैं काम उससे। सर सबसे ज्यादा मतलब क्षति किस वर्ग के छात्रों को पहुंच रही होगी सर? सबसे अधिक अगर कोई है तो जो प्रतियोगी छात्र है, जैसे जो नीट का विद्यार्थी है, जो जेई का विद्यार्थी है, जो एनटीपीसी का एग्जामिनी है, जो जनरल कमीशन के बच्चे हैं, और जो अभी 10th पास के जीवन की देखिए हर कोई का सपना होता है हमारा 10th कितना अच्छा जाए, और वो उस लड़ाई से जीत करके बच्चा आया है और वो घर में बैठा हुआ। छोटे बच्चों को मानते हैं उनके खेलने की उम्र है, जो 1 to 5 क्लास का बच्चा है मानते चले ठीक उनके साथ अन्याय नहीं होगा, वो रिकवरी कर लेंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिनका एक एक वक्त कीमती है, आपने सेशन तो गैप किया नहीं, 0 सेशन तो आपने किया नहीं, आप तो पिछले बार भी सेशन चलाए ही। ये भद्दा मजाक ही होगा ना, बिना पढ़ाई का एग्जाम पास करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे यह सवाल है कि आपने क्या क्या आवेदन किया, क्या क्या मांगे किया, ये तो हमारे दर्शकों को बताएं। ये बताइए, आपने एक एसोसिएशन चलाते हैं, उस एसोसिएशन के माध्यम से शिक्षकों के लिए फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है सर? नहीं, अभी देखिए हमारी जो संस्था है, हम लोग का जो संगठन है, वो इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि हम अपने शिक्षक साथियों को आर्थिक मदद कर पाएंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जहां हमारे साथी लीगल पचड़े में पड़ते हैं, लीगल पचड़े में जहां पड़ जाएंगे, वहां लीगल सपोर्ट हम लोग करेंगे, मोरल सपोर्ट करेंगे। और जहां कभी अपने साथी कहीं परेशानी में पड़ रहे हैं, जैसे अभी देखिए हाल में बिहार शरीफ में घटना घटी, बिहार शरीफ में हमारे शिक्षक साथियों के ऊपर हमला हुआ था और कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत बिहार चैप्टर के माध्यम से इमीडिएट उस पर एक्शन लिया गया और वहां जाकर करके वहां के थाना प्रभारी से मिलकर के, लोकल थाना प्रभारी से मिलकर करके इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखा गया और उन अपराधियों के खिलाफ एफआईआर समुचित तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो हो सकता हुआ, और कुछ गिरफ्तारियां भी और मामला भी सब चल रहा है। तो ये हमारा कैब भी कर रहा है और आने वाले दिन में हमारा संगठन ज्यों-ज्यों मजबूती प्रदान करेगा, त्यों-त्यों सभी के लिए, हमारे सभी रजिस्टर्ड साथियों के लिए हम इंश्योरेंस का पैकेज लेकर के आने वाले हैं, ताकि हमारे सभी साथी इंश्योर्ड हो जाएं। अगर कोई उनके साथ दुखद घटना घटती है तो एक सहारा बनेगा। ये हमारा ये प्लान है संगठनात्मक दृष्टिकोण से। जो जो हमारा संगठन मजबूती को बढ़ेगा क्यों तो इसको हम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा संगठन अभी शैशव काल में है, अभी वो छोटा है हमारा, अभी पूरे पैन फैला नहीं है उस रूप में, क्योंकि ये 15 महीने पुरानी संस्था है और 15 महीने में हम लोग पीड़ित ही हैं। हम लोग अभी तो पीड़ित अवस्था में है। फिर भी आप मान लीजिए कि जो समुदाय सबसे पीड़ित है वो संगठन खड़ा कर रहा है, और हम संगठन सरकार के खिलाफ भी नहीं खड़ा किए। हम सरकार को प्रस्ताव दिए हैं कि हम आपके सहयोगी बन सकते हैं।
आप हमको मॉडल दीजिए, आप जिस विद्यालय में फेल होते हैं वो विद्यालय को आप हमको दीजिए, हम देखें उसमें कैसे काम करके दिखाते हैं। हमने सरकार को लिखित प्रस्ताव दिया है सर। और जैसा सरकार कि सहमति भी मतलब प्रदान की है। जैसा कि अब फिर से देखने को मिल रहा है सर, जो कि प्रवासी मजदूर आज से 8 महीने पहले बिहार आए थे, आज फिर से मतलब वो रोजी रोटी के चक्कर में फिर से बाहर चले गए, आज फिर से बिहार आ गए सर। यानी इससे पता चल रहा है कि देश में कई राज्यों में कोरोना का जो है केस बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद सर बंगाल में चुनाव हो रही है, चुनाव जारी है, लाखों की संख्या में रैली भी चालू है सर, उस पर क्या कहेंगे? इसमें दो बात मैं कहूंगा। इसके इस प्रश्न के दो उत्तर होंगे। पहला, आपने कहा कि बिहार से जो पलायन हुआ है मजदूरों का या होता रहा है, पिछले बार जब वो पलायन वापसी हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हम इतना ही व्यवस्था यहाँ कर देंगे कि इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेचारों उन लोगों ने भी यही सोचा था कि इतने कष्ट के बाद जब आए हैं तो दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन जब ट्रेनें शुरू हुई तो वापसी हो गया। और यहाँ तक कि जो कंपनी के मालिक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक, वो बसें भेज रहे थे वापसी के लिए, लेकिन आज फिर वो रखने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ की सरकार को साफ सूंघ गई अब कि वो खाने की व्यवस्था किए थे, रोजगार तो फिर चला कैसे गया वो। यानी सब हवा हवाई बातें थी। कोरोना के नाम पे कोरोना फंड का जो लूट मार है वो शुरू हुआ और खत्म हुआ। अब दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि बंगाल में चुनाव है या इसके पहले और 4 राज्यों में चुनाव हुआ जहां की समाप्त हो गया, अभी चल रहा है, ये बिल्कुल ये चुनाव आयोग के जहन में सवाल आता नहीं है कि एक तरफ 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का नारा है और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को कह रहे हैं, वो सब नारा टीवी पे चल रहा है और हम सब ऊपर थोपा भी जा रहा है। लेकिन जहां लाखों लाख की संख्या है वहां पर कोरोना, फिर वहां कहा जाता कि नहीं, ये मास्क मिक्सिंग का केस नहीं है, ये सोसाइटी में ऑलरेडी है और ये धीरे धीरे वो म्यूटेट हो रही है दूसरे ग्रुप में। ये बिल्कुल मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या तर्क, ये कुतर्क है। ये लोकतांत्रिक, हम ये नहीं, लोकतांत्रिक तरीका वो होना चाहिए, लेकिन क्या चुनाव टाला नहीं जा सकता था क्या? आज अगर ये सवाल कोई खड़ा कर रहा है, अभी देखे मैंने देखा है किसी बड़ी नेत्री ने कहा कि सर या शिक्षा, मैं वही तो कह रहा हूं सर। अभी कुछ देर पहले लाइव थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और कुछ समय पहले कांग्रेस के नेत्री ने कहा कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दी, परीक्षा को ये पोस्टपोन कर दिया जाए। उन्हें चुनाव पोस्टपोन नहीं होगा, परीक्षा पोस्टपोन हो सकता है जी। अरे भाई, ऐसे भी जब चुनाव का टाइम राष्ट्र शासन लगता है ना, आप केयर टेकर के काम करते हैं, 6 महीने सरकार चल सकती है बिना कुछ चुनाव के भी, आप करा लेते, रोक करके करा लेते, फिर जब खत्म होता तो फिर चुनाव होता। दूसरी बात है कि लॉकडाउन जो पिछले बार लगा उससे क्या कोरोना समाप्त तो नहीं हुआ, फिर लगेगा, फिर लग रहा है, इससे समाप्त हो जाएगा। जब सरकार कह रही है कि लंबा चलेगा, इसी में हमको जीना है, हमको इसी में बिहेवियर चेंज लाना है अपने में, तो हम उस तो ला ही रहे हैं, तो फिर उसी में जिएंगे, उसी में अपना काम भी करेंगे, अपनी आजीविका भी चलाएंगे, अपना जो मूल धर्म है उसको भी निभाएंगे, हम करेंगे। लेकिन बंदी कौन सा सॉल्यूशन है कि बंद कर दो फिर आप अपना काम बंद कर दीजिए? तो सरकार तो अपना काम करते रहती है, सरकारी तौर पर जो काम है, चुनाव है, प्रशासनिक तैयारी है, वो सब तो हो रहा है, लेकिन एजुकेशन बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बंद रहेगा तो आवाज जो उठाने वाले लोग हैं वो उनकी धार कुंद होगी, वो मानसिक रूप से पेट देखेंगे कि आवाज उठाएंगे। सर हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शक शिक्षक हो या छात्र हो, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर फिलहाल? छात्रों के लिए तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मन को मजबूत रखें और कोरोना से बचें। ये सीधा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोरोना नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता कोरोना नहीं है, ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव है कोरोना है। जिनको हुआ है, जिनके घरों में जाइए, उनको परेशानी है, ये इसमें नहीं है कोई दो राय। लेकिन वो जरूरी है, उसका प्रिकॉशन जरूरी है, बच्चे ही प्रिकॉशन में रहें, फैमिली को प्रोटेक्ट करें और स्वाध्याय करते रहें। स्वाध्याय जरूर रखें, पढ़ाई से विमुख ना हो। हम लोग प्रयासरत हैं, उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करेंगे, पढ़ाई जारी रहेगी। लेकिन जब तक हम उनके साथ जुड़ते नहीं हैं फिजिकल रूप में, तब तक वो स्वाध्याय करते रहें, किताबों से दोस्ती बनी रहे उनकी। जी सर। और शिक्षकों के लिए सर? शिक्षक साथी तो योग प्राणायाम व्यायाम करें, मानसिक स्थिति मजबूत बना कर रखें। कोई लड़ाई लंबी है, कोरोना 2-2.5 साल तक रहेगा सर हमारे जीवन काल में, और पूरी तरह रच बच जाएगा। बस इससे लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा।
जितना हम मजबूत रहेंगे ब्रेन से, उतना हम अधिक देर तक लड़ाई करेंगे। और संगठित होना पड़ेगा, जितना संगठित रहेंगे उतने मजबूती से हम किसी चीज का सामना कर सकते हैं। अकेले नहीं संभव है, अकेले मैं, अकेले आप, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। हमारे दर्शकों से कहना है, आपने सुना है कि रणधीर सर ने क्या कहा, शिक्षक से भी अपील किए हैं कि अपने मानसिक स्थिति को बुलंद रखें और शिक्षक जो है, छात्र जो है धैर्य रखें। बहुत जल्द शिक्षण संस्थान फिर से खुलेंगे, इनके एसोसिएशन का भी कहना है, रणधीर सर का भी कहना है। और इसी तरह लगातार प्रतिदिन 3 बजे इसी टाइम एक नए शो, नए विषयों पर हम फिर से आपके साथ लाइव आएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जी जी जी, नमस्कार।